बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2, चैप्टर नंबर 15 है होम्योस्टेसिस, और इसका पहला सेशन आज हम स्टार्ट करेंगे और इसकी डिटेल, इसका इंट्रोडक्शन और फिर उसके बाद इसके बाकी सारे एस्पेक्ट्स इनको वन बाय वन देखते हैं बोर्ड पे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज है इस चैप्टर का नाम, दैट इज होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस बुनियादी तौर पे इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ मैकेनिज्म, ओके। लेकिन पहले हम इस वर्ड को समझते हैं और फिर उसके बाद इसकी डिटेल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली चीज हमने यहां पे लिखी हुई है, इसका ग्रीक ओरिजिन है और फिर उसके बाद लैटिन और फिर उसके बाद अंग्रेजी में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। यह बेसिकली होमोआयोस। इसका मतलब क्या है? होमो की टर्म बहुत सारी जगहों पे हमारे इर्द गिर्द इस्तेमाल होती है, एकेडमिकली भी आप देखते हैं, सोशली भी आप देखते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? सेम और लाइक, एक जैसा। ऑलराइट, अब यहां पे होम्योस्टेसिस या इस मैकेनिज्म से क्या मुराद है, तो ये बात भी समझें कि हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, बहुत ज्यादा ऐसी तब्दीलियां आती हैं कि जिनका हर रोज हर वक्त हमें सामना करना पड़ता है। अब जो बैरूनी तब्दीलियां हैं उसके लिए स्टूडेंट्स हम यहां पे एक टर्म लिख रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस। ऑलराइट, एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस। अब एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस में आपने एक बात याद रखनी है कि दे हैव अ वाइड रेंज। अब वाइड रेंज से क्या मुराद है कि हैं तो तब्दीलियां, तो वाइड रेंज किस तरह से? उसके लिए आप अपने जहन में ये बात रखिएगा कि अगर आज का दर्जा हरारत हम चेक करें 25 डिग्री सेल्सियस और कल को कड़क धूप हो और बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, तो वो फौरी तौर पे 35 डिग्रीज या इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इसको कहेंगे वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर बाहर का दर्जा हरारत इतना ज्यादा तब्दील हो जाए तो क्या यह पॉसिबल है कि हमारा अंदरूनी दर्जा हरारत भी उसी लिहाज से तब्दील हो? नो। तो इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस जब आती हैं तो बॉडी ने अपने अंदर इस तरह का मैकेनिज्म, एक कंट्रोलिंग सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि वो अंदर एक नैरो रेंज में फ्लक्चुएशंस पैदा करती है, लेकिन वाइड रेंज की फ्लक्चुएशंस की तरफ नहीं जाती। ऑलराइट, तो अगर हम इंटरनल फ्लक्चुएशंस की बात करें एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस, जब हम कहते हैं इंटरनल फ्लक्चुएशंस तो उसके साथ स्टूडेंट्स आपने याद रखना है दे ऑलवेज हैव अ नैरो रेंज। ऑलराइट, अब नैरो रेंज दर्जा हरारत की हम बात कर रहे हैं तो आप जरा अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेक करें, आपको पता चलेगा कि 1 डिग्री या 1.5 डिग्री की फ्लक्चुएशंस की पॉसिबिलिटी मौजूद है, इससे ज्यादा तब्दीली का इम्कान नहीं है। अगर दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फिर भी हम एबनॉर्मल स्टेट में चले जाते हैं, और अगर दर्जा हरारत बॉडी का बहुत ज्यादा कम हो जाता है, स्टैंडर्ड रेंज से कम हो जाए, तो फिर भी हम किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब कभी भी बाहर की तब्दीलियों से हमारी बॉडी का सामना होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी? रेजिस्ट करना शुरू कर देगी, मज़ाहमत करेगी, और उस मज़ाहमत के नतीजे में हमारा इंटरनल कंट्रोलिंग सिस्टम, जिसको हम क्या कह रहे हैं? होम्योस्टेटिक सिस्टम, ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में छोटी छोटी तब्दीलियां लाके एडजस्टमेंट्स करता है, और उन एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारी बॉडी अपने सर्वाइवल को पॉसिबल बना रही होती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये है बुनियादी जो बात होम्योस्टेसिस की आपने याद रखनी है। अब पहला शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एंड दैट इज डिफाइन होम्योस्टेसिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो आसान सी बात है, अभी जो सारी हमने डिस्कशन की है इसी को अगर हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये ही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम इसको? होम्योस्टेसिस keeps the body in narrow range of fluctuations to protect it from wide range of external fluctuations.
ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इस स्टेटमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस की टर्म हमने इस्तेमाल की है, तो फ्लक्चुएशंस का मतलब चेंजेस यानी कि तब्दीलियां। तो एनवायरनमेंट हर वक्त हमारे ऊपर स्टूडेंट्स याद रखिएगा बहुत सारी तब्दीलियों के जरिए असरअंदाज होने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हमारी बॉडी ने भी होम्योस्टैटिक सिस्टम का सहारा लिया हुआ है जिसके जरिए हम अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस को अंदरूनी तौर पे मेंटेन करके रखते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अगली बात यह है कि हम तो एक इंडिविजुअल हैं, लेकिन क्या वो सारे इंडिविजुअल्स जो माजी में थे और वो सारे इंसान जो आगे मुस्तकबिल में मौजूद होंगे, क्या सबकी एनवायरमेंटल कंडीशंस एक ही जैसी थी? तो इसका जवाब क्या है? नो। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इर्तकाई अमल के दौरान, एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान होम्योस्टेसिस ने अपना रोल प्ले किया हुआ है। तो यहां पे एक बड़ी अहम बात आती है कि हर वक्त जितनी तब्दीलियां आती रहती हैं, हमारी बॉडी उनका असर लेके अपने आप को उन तब्दीलियों के मुताबिक ढाल लेती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडाप्टेशन। ऑलराइट, इसका मतलब यह हुआ कि हम जितनी जल्दी किसी एनवायरनमेंट में अडॉप्ट होंगे उतने ज्यादा सक्सेसफुली जिंदा रह सकते हैं और अपने सर्वाइवल को पॉसिबल बना सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम देखें तो हमारे ज़हन में स्टूडेंट्स ये आता है कि यहां पे सबसे ज्यादा ससेप्टेबल फीचर्स या फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनको हर वक्त एनवायरनमेंट मुतासर कर सकता है। यहां पे स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूं आपके लिए 3 मोस्ट susceptible फैक्टर्स, ऑलराइट, या कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको एनवायरनमेंट बहुत जल्दी बहुत तेजी के साथ असरअंदाज हो सकता है या उनको मुतासर कर सकता है। इसके लिए स्टूडेंट्स पहली चीज जो है हमारे पास दैट इज सोल्यूट्स इनसाइड द बॉडी। ओके, फिर उसके बाद वाटर, ऑलराइट, एंड नंबर 3 जिसकी हम बार बार यहां पे मिसाल ले रहे हैं, टेम्परेचर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये तीनों फैक्टर्स जो हैं ये हर वक्त चेंज होते रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी ने क्या करना है? इनको मेंटेन करने की कोशिश करनी है। तो मेंटेन करने के लिए जो हमने मैकेनिज्म्स डेवलप किए हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं इसको, आप लोग भी साथ ही नोट कर लीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जो मैकेनिज्म्स हमने डेवलप किए हैं उसमें से पहले वाला है ऑस्मोरेगुलेशन। इसके नाम से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि टर्म में हमने क्या ऐड किया? ऑस्मो। ऑलराइट, सो ऑस्मो फ्रॉम ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस अ पार्शियली और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब यह है कि पानी और सोल्यूट्स, इसकी कंसेंट्रेशन की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हम पानी और सोल्यूट्स दोनों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑलराइट, इसको अगर हम शॉर्टली लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं द मैकेनिज्म यूज्ड बाय लिविंग सिस्टम्स टू रेगुलेट solute and water gain and loss। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सोल्यूट को मेंटेन करना और पानी के गेन और लॉस को मेंटेन करना, इसकी रेगुलेशन के लिए जो अमल हम कर रहे हैं उसका नाम है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑलराइट, अब समझने की बात यह है कि अगर वाटर लॉस को देखें, स्वेटिंग के थ्रू, पसीना आने के अमल के दौरान या यूरिनेशन के अमल के दौरान पानी तो खारिज हो रहा है बॉडी से, तो इसी तरह हम वाटर गेन भी कर रहे हैं। जो पानी पी रहे होते हैं या फ्रूट्स खा रहे हैं या इसी तरह कोई और लिक्विड इनटेक कर रहे हैं तो वो गेन ऑफ वाटर भी कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स मिला के इसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोरेगुलेशन। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक अहम बात, और वो क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ऑलराइट, अब एक्सक्रीशन बुनियादी तौर पे है क्या, इसको भी याद रख लें। आमतौर पे एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि द रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज आल्सो कंसिडर्ड एज एक्सक्रीशन। तो यहां पे याद रखिएगा ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स।
एक्सक्रीशन के अंदर हम क्या शामिल करते हैं? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ऑलराइट, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में एन वेस्ट लिख रहा हूं, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब इसमें यूरिया, अमोनिया या यूरिक एसिड वगैरह शामिल हो सकते हैं। इनको बॉडी से खारिज करना, दिस इज नोन एज एक्सक्रीशन। ऑलराइट, फिर इसके साथ एक्सक्रीशन के लिए भी तो वाटर चाहिए। ऑलराइट, तो फिर हम यहां पे लिख सकते हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट removal are somehow related. Alright students, इसका क्या मतलब है कि अगर हम यूरिनेट कर रहे हैं तो यूरिन करने के साथ हम यूरिया तो बॉडी से खारिज करेंगे, लेकिन यूरिया की एक खास मिकदार को खारिज करने के लिए हमें उसके मुताबिक एक खास मिकदार पानी की भी खारिज करनी पड़ती है। तो इसका मतलब यह है कि दिस प्रोसेस इज रिलेटेड। ओके, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर या नेक्स्ट मैकेनिज्म हमने डेवलप किया हुआ है, दैट इज अ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसको स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे? थर्मो रेगुलेशन। ऑलराइट, और इसके तो नाम से ही समझ आ जानी चाहिए थर्मो रेगुलेशन क्या है, कि हम अपनी बॉडी के दर्जा हरारत को जो मेंटेन कर रहे हैं, इस अमल का नाम है थर्मो रेगुलेशन। ऑलराइट, इसको लिख भी लेते हैं यहां पे। mechanism of keeping the body temperature in a narrow range. Alright students, इसका मतलब यह है कि हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को जो 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट समझते हैं, असल में वो कांस्टेंट नहीं रहता। 36 तक भी जा सकता है अगर पीछे की जानिब जा रहा है, और अगर बढ़ने की तरफ जा रहा है तो वो 38 तक भी जा सकता है, या इससे भी कुछ डिग्रीज एक्सीड कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 37 तो हमने एवरेज काउंट की हुई है, लेकिन बुनियादी तौर पे हमारी बॉडी का दर्जा हरारत कम या ज्यादा होता रहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखिएगा होम्योस्टेसिस का मकसद क्या है? एक नैरो रेंज में लेके आना दर्जा हरारत को, उसको फिक्स या उसको कांस्टेंट करने के लिए शायद बहुत ज्यादा आइडियल कंडीशंस में जाना पड़े, तो इस वजह से लिविंग सिस्टम्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, फिर वाटर अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वाटर की अवेलेबिलिटी के लिहाज से याद रखिएगा लिविंग सिस्टम्स के अंदर सेलुलर लेवल, इंट्रासेलुलर लेवल और फिर ऑर्गेनिज्मिक लेवल तक हर वक्त वाटर की अवेलेबिलिटी एक जैसी नहीं रहती, बल्कि बाज़ औक़ात कुछ सेल्स या कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पानी की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी वाली जगह पे मौजूद होते हैं, यानी अबंडेंस ऑफ वाटर की कंडीशन हो सकती है वहां पे, और बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशन भी आती है कि जहां पे पानी ना होने के बराबर होता है। तो इसके साथ ही साथ फिर ड्रास्टिक चेंजेस भी आ सकती हैं, या तो फौरी तौर पे पानी अवेलेबल हो या फिर फौरी तौर पे पानी कहीं से एब्सेंट हो जाए, ड्राउट वाली या खुश्क साली वाली कंडीशन हो जाए। तो इन तमाम कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ताला ने हमें ये एबिलिटी दी हुई है कि हम अपने अंदर ऐसी तब्दीलियां करें कि बाहर वाली तब्दीलियां हम पे बहुत ज्यादा स्वीयर किस्म का असर ना छोड़ सकें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसके लिए जो कंट्रोल सिस्टम या जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म डेवलप हुआ है उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, और वो किस तरह से काम कर रहे हैं इसकी डिटेल हम अभी देखते हैं। दिस इज कंट्रोल सिस्टम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब कंट्रोल सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज अ लिविंग कंट्रोल सिस्टम। लेकिन याद रखने वाली बात यह है, चूंकि कुछ सिस्टम्स हमने खुद भी डेवलप किए हुए हैं, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिनके लिए हमने डिवाइसेस वगैरह बना ली हुई हैं, जैसे थर्मोमीटर्स वगैरह हैं टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसी तरह के सिस्टम्स अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर पहले से रखे हुए हैं। ऑलराइट, ये किस तरह से काम करते हैं ये हम अभी समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट्स, इस कंट्रोल सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स को भी याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ऑलराइट, द फर्स्ट वन आर receptors, number 2 control system,
और मैं इसका एक और नाम रख रहा हूं प्रोसेसर, और नंबर 3 इफेक्टर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये तीनों कंपोनेंट्स मिल के काम कर रहे हैं तो तब जाके ये सिस्टम इस काबिल है कि अपनी अंदरूनी फ्लक्चुएशंस को नैरो रेंज में मेंटेन कर सके। ऑलराइट, अब इन तब्दीलियों की वजह क्या है, ये सारे के सारे सिस्टम को स्टिमुलेट कौन करता है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स एक नई टर्म यहां पे आपके लिए आ रही है, इसको याद रखिएगा, स्टिमुलस। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज अ स्टिमुलस? स्टिमुलस को आसान तरीन अल्फाज में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं इट इज एनी डिटेक्टेबल चेंज। ऑलराइट, कोई भी ऐसी तब्दीली जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अचानक से पंखे के सामने खड़े हो जाएं और आपको ठंडक फील होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके थर्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो चुके हुए हैं। इसी तरह आप हीटर के सामने या किसी जगह पे अगर आग जल रही है उसके करीब हो जाएं और आपको हाई टेम्परेचर या गर्मी फील होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपने वो भी तब्दीली डिटेक्ट कर ली है। अब ये डिटेक्शन जो करवा रहे हैं वो है रिसेप्टर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर दूसरा कंपोनेंट क्या है कि आपको डिटेक्ट करवाने के बाद ये फैसला करना होता है कि क्या आपने इसका रिस्पांस देना है या नहीं देना। तो वो जो प्रोसेसिंग वाला काम है वो आपका कंट्रोल सिस्टम कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली ब्रेन और उसके अंदर फिर हाइपोथैलेमस। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इफेक्टर्स। अब इनका क्या काम हमें यहां पे नजर आता है, तो इफेक्टर्स इफेक्ट यानी कि किसी किस्म का रिस्पांस देने वाले जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो इफेक्टर्स के लिए याद रखिएगा, वी ऑलवेज possess two types of effectors, muscles and glands. Alright, अब ये दो तरह के इफेक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। या तो मस्कुलर एक्टिविटी के जरिए आप रिस्पांस देना शुरू कर देंगे या फिर आपके ग्लैंड्स कुछ ना कुछ खारिज करेंगे, कोई रतूबत रिलीज करेंगे जिसकी वजह से हम कहेंगे कि हमने रिस्पांस शो कर दिया। ऑलराइट, तो ये तीनों कंपोनेंट्स स्टिमुलस को रिस्पांस देते हैं और फिर जाके हमें पता चलता है कि असल में ये जो सारा काम हम कर रहे हैं, दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या चीज है स्टूडेंट, इसको मैं अभी बताता हूं आपको। उससे पहले हम जरा डेफिनेशन लिख लेते हैं ऊपर स्टिमुलस की, जो मैंने कहा आसान वाली डेफिनेशन, एनी डिटेक्टेबल change to which a living system produce a response. Alright, कोई भी ऐसी तब्दीली जिसको कोई लिविंग सिस्टम रिस्पॉन्ड करे उसको हम कहेंगे इट इज अ स्टिमुलस। अब बारी आ जाती है फीडबैक मैकेनिज्म की। तो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो ऊपर वाला सारा प्रोसेस चल रहा है, जब सारे कंपोनेंट्स एक्टिव हो रहे हैं तो उस सारे अमल को हम कहेंगे दिस इज अ फीडबैक मैकेनिज्म। ऑलराइट, फीडबैक मैकेनिज्म को और आसान तरीके से अगर हम समझना चाहें तो इसको मैं दो पॉइंट्स में स्प्लिट कर देता हूं। पहला पॉइंट इसके अंदर जो हम बनाएंगे दैट इज डिटेक्शन ऑफ चेंज। ऑलराइट, और फिर सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स। ऑलराइट, दो हिस्सों में हमने इसको तकसीम कर दिया है स्टूडेंट्स। पहली चीज क्या है, डिटेक्शन ऑफ चेंज, यानी वही स्टिमुलस वाली बात आ गई कि आप ये डिटेक्ट करें कि किस किस्म की तब्दीली है और इसको कौन सा रिस्पांस देना है। तो ये तो पहला पॉइंट है। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पांस। तो पहले नंबर पे हम सिग्नल किसको भेज रहे हैं, रिसेप्टर्स के जरिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी कि अपने कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को। फिर उसके बाद कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर खुद ऑर्डर देगा कि क्या रिस्पांस देना है और क्या रिस्पांस नहीं देना। तो इफेक्टर्स को अगर ये ऑर्डर आ जाए कि रिस्पांस देना है तो मसल्स और ग्लैंड्स ये किसी भी सूरत में रिस्पांस पैदा कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म। अब ज्यादातर होम्योस्टैटिक सिस्टम के अंदर जो रिस्पॉन्सेस पैदा हो रहे हैं स्टूडेंट्स,
वो स्टिमुलस के बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे होते हैं, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। इसको भी मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसको हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स। ऑलराइट, अब इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स से क्या मुराद है? यानी जो स्टिमुलस डिटेक्ट किया गया, फर्ज कर लेते हैं अगर स्टिमुलस डिटेक्ट किया गया था गर्मी का, ऑलराइट, तो फौरी तौर पे अगर आपके इफेक्टर्स आपको ठंडक पहुंचाने की कोशिश में लग जाएं, तो इसका मतलब यह है आपने इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स दे दिया है, जो स्टिमुलस आ रहा था उसके उलट रिस्पॉन्स दिया, तो इसको हम कहेंगे दिस इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऑलराइट, इस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन एग्जांपल इसके साथ मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, effectors cooling response on warmth sensing। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने ये फील किया कि बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा है और आपकी बॉडी आपको दोबारा से कूल डाउन करने में लग जाए, तो इसको हम कहेंगे दिस इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को समझने के लिए दो फ्लो चार्ट्स की मिसाल से मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं ये वाली बात, और आपने इसको तवज्जो से समझना है, इंशाअल्लाह ताला बहुत आसान तरीके से आपको फौरी तौर पे समझ आ जाएगी। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पे आपको नजर आ रहा है स्टिमुलस। ऑलराइट, स्टिमुलस क्या है? हीट, हाई टेम्परेचर। अब स्टिमुलस को डिटेक्ट कौन करेंगे? रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स इसको डिटेक्ट करने के बाद वो मैसेज भिजवा देंगे फौरी तौर पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस, जिसको हम कहते हैं थर्मोस्टेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब हाइपोथैलेमस ने सबसे पहले ये चेक करना है क्या ये टॉलरेबल रेंज है, क्या हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर तो बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर वो बाहर वाली फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा स्वीयर तरीके से असरअंदाज हो सकती है कि हमारी बॉडी को नुकसान होने का खदशा है, तो बॉडी क्या करेगी? रिस्पॉन्स के लिए तैयार होना शुरू हो जाएगी। तो हाइपोथैलेमस मोटर न्यूरॉन्स के जरिए ऑर्डर भिजवाएगा इफेक्टर्स के पास, और इफेक्टर्स हमारे पास कितनी टाइप्स के हैं? 2। ऑलराइट, मसल्स। नंबर 1, मसल्स क्या करेंगे? या तो कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पे ह्यूमन बॉडी को किसी कूल शेडी प्लेस पे ले जाएं। ऑलराइट, पहला रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास। और ग्लैंड्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो स्टूडेंट्स, ग्लैंड्स में स्वेट ग्लैंड्स आपकी स्किन के ऊपर एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे? फौरन स्वेटिंग स्टार्ट कर देंगे, जिसको हम पर्सपायरेशन का प्रोसेस भी कहते हैं, या पसीना निकलने का अमल शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? एवेपोरेशन। और एक सिंपल सा फिनोमिनन है जो आपको याद होगा, एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ऑलराइट, तो इस कूलिंग इफेक्ट की वजह से आपकी जिल्द दोबारा से ठंडी होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो स्टिमुलस देयर वाज हाई टेम्परेचर, हीट। ऑलराइट, और रिस्पॉन्ड आपने किस तरह से किया है? या तो आप किसी ठंडी जगह पे चले गए हैं, या फिर आपने खुद से ही बॉडी को या स्किन को ठंडा बनाने की कोशिश कर ली है। तो इसको हम कहेंगे इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स। तो ये चूंकि उलट जा रहा है स्टिमुलस के, तो दिस इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसी सीक्वेंस को अगर हम चेंज करें विद द स्टिमुलस ऑफ द कोल्ड, सर्दी अगर लगना शुरू हो जाए, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने की बजाय इस मर्तबा डिक्रीज होना शुरू हो जाए, तो उस सूरत में आपकी बॉडी क्या करेगी? सेम मैकेनिज्म वही, आपके थर्मोरिसेप्टर्स इस मैसेज को डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करने के बाद आपके कंट्रोल सिस्टम के पास लेके जाएंगे, और कंट्रोल सेंटर यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये क्या करेगा? फौरी तौर पे चेक करेगा क्या सर्दी काबिले बर्दाश्त है या नहीं है। अगर तो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं, और अगर आपकी सर्दी फील करने की जो सेंसेशन है वो बढ़ती जा रही है और बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी है, तो उस सूरत में फौरी तौर पे आपके मसल्स, ऑलराइट, द फर्स्ट टाइप ऑफ द इफेक्टर्स,
वो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की तरफ चले जाएंगे, बॉडी शिवर करना शुरू हो जाएगी, कपकपी तारी हो जाएगी बॉडी के ऊपर, मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की वजह से आपके बॉडी के अंदर हीट जनरेट होगी जो आपकी बॉडी को गर्म रखेगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और दूसरी तरफ ग्लैंड्स में थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे जो मेटाबॉलिक सिस्टम को बढ़ाएंगे ताकि आपके अंदर स्टोर्ड फैट को तोड़ा जा सके, उससे भी हीट एनर्जी पैदा की जा सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये दोनों फ्लो चार्ट्स एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैंने डिस्कस किए हैं, इनको याद रखिएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म तो आप उसको फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन के साथ लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फीडबैक मैकेनिज्म, फिर लिखेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और फिर उसके साथ एग्जांपल के तौर पे ये दोनों फ्लो चार्ट्स एक्सप्लेन कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके फुल मार्क्स आएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 का सेकंड लेक्चर, जिसका टॉपिक हम देखेंगे ऑस्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में जो हमने इंट्रोडक्शन देखा था, अब हम वन बाय वन उन सारी तहों को अनफोल्ड करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहली एक्सप्लेनेशन जो हम यहां पे देखने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन है क्या? मेंटेनेंस ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन विद इन द बॉडी एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इससे क्या मुराद है कि बाहर के माहौल में बहुत सारी तब्दीलियां अगर सोल्यूट या सॉल्वेंट में आ रही हैं तो उसके लिहाज से सेल अपने अंदर क्या एडजस्टमेंट्स करता है, इसको हम स्टडी करेंगे यहां पे। अब स्टूडेंट, सबसे पहले याद रखने वाली बात तो ये है, वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसी चीज को हम सबसे पहले यहां पे मेंशन कर लेते हैं। वाटर इज सॉल्वेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सोल्यूट्स इनसाइड द सेल। ऑलराइट, अगर पानी सॉल्वेंट है तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे सोल्यूट्स को ये अपने अंदर हल कर सकता है, इसी वजह से इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। अब पानी की मूवमेंट इनटू द सेल और आउट ऑफ द सेल चलती रहती है, लेकिन किस बुनियाद पे चलती है उसके लिए स्टूडेंट्स हम तीन फैक्टर्स, तीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी स्टडी करेंगे कि सेल को एनवायरनमेंट के लिहाज से तीन डिफरेंट टाइप्स का सामना करना पड़ सकता है, यानी तीन मुख्तलिफ इकसाम के सॉल्यूशंस ऐसे हो सकते हैं कि जिसके अंदर सेल अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। तो वो कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, इसके लिए हम वन बाय वन इसको लिख लेते हैं यहां पे। द फर्स्ट वन आर हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ऑलराइट, फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, और फिर उसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि ये वर्ड जो आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं बुनियादी तौर पे दो अलग-अलग हिस्सों पे मुश्तमिल हैं। हाइपर ज्यादा यानी इंक्रीज्ड वैल्यू, हाइपो कम यानी कि डिक्रीज्ड या लो वैल्यू, और आइसो का मतलब सेम, एक जैसे। फिर उसके बाद तीनों में एक टर्म कॉमन लिखी हुई है, टॉनिक। ऑलराइट, टॉनिक टॉनिसिटी यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को यहां पे प्रेजेंट कर रही है। अब इसकी बुनियाद पे अगर हम क्लासिफाई करना चाहें डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को जिनका सेल को सामना करना पड़ता है, तो इसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब भी करते हैं और साथ साथ डिफाइन भी कर लेते हैं फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहां पे हमने लिखा हुआ था हाइपोटोनिक। ऑलराइट, अब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट को हम सबसे पहले नंबर पे तो ये बात याद रखेंगे कि हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं और इसको हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। इसको स्टूडेंट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, क्योंकि आमतौर पे जब स्टूडेंट्स इसको मेंशन कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं तो उस वक्त एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने जब इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे फोकस कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये डेफिनेशन आपको याद रहेगी। अब अगर हम इसको आसान तरीन अल्फाज में डिफाइन करें तो हम इसको कह सकते हैं लो और डाइल्यूट एक्सटर्नल सॉल्यूशन। ऑलराइट,
लो कॉन्सेंट्रेशन को मेंशन करने के लिए मैंने स्टूडेंट्स यहां पे मेंशन किया है, और उसके आगे डाइल्यूट एक्सटर्नल सॉल्यूशन। ऑलराइट, अब इससे क्या मुराद है कि हम सेल के अंदरूनी माहौल के साथ कंपेयर कर रहे हैं बैरूनी माहौल को, और दरमियान में बैरियर कौन है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑलराइट, अब इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें तो आपकी आसानी के लिए स्टूडेंट्स में यहां पे डेफिनेशन मेंशन कर रहा हूं। द कंडीशन इन विच solute concentration is low, और इसी की मुनासबत से हम ये भी लिख सकते हैं concentration of water is high in external environment or external solution as compared to internal concentration of the cell. Alright students, ऐसी कंडीशन जिसमें बाहर वाले एनवायरनमेंट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हाई है और सोल्यूट की कंसंट्रेशन लो है, तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन के लिहाज से ही तो इसको हमने कहा hypotonic. Alright, so the concentration of solute is low and concentration of water is high. अब इसकी वजह से आपके जहन में कुछ तो आना चाहिए कि वाटर की मूवमेंट इनटू द सेल होगी या आउट ऑफ द सेल होनी चाहिए। जब बाहर पानी ज्यादा है, सेल के अंदर पानी कम है, तो इसका मतलब यह है कि वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन। ऑलराइट, तो पानी बाहर से अंदर मूव करने की कोशिश करेगा। इसके लिए स्टूडेंट्स हम मेंशन कर लेते हैं यहां पे वाटर विल मूव इनटू द सेल। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेल तो अपने होम्योस्टैटिक सिस्टम को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, तो सेल की शेप के ऊपर भी कोई फर्क आएगा? यस, द सेल will become turgid. Alright, पानी को अपटेक करने के बाद, चूंकि बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम थी, तो पानी बाहर से अंदर मूव करके आ गया। इसकी मूवमेंट की वजह से क्या नजर आएगा कि सेल आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो जाएगा। टर्जिडिटी की टर्म स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं प्लांट सेल्स के लिए, लेकिन आप याद रखिएगा कि स्वेल्स अप और टर्जिडिटी, इसका मतलब यह है कि सेल ने पानी को जज़ब कर लिया है, पानी को अपटेक कर लिया है, और अब सेल अपने नॉर्मल वॉल्यूम की निस्बत वॉल्यूम में इजाफा कर चुका हुआ है। ऑलराइट, और ये किस तरह के एनवायरनमेंट में पॉसिबल है? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में जब सेल को रखा जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये थी पहली डेफिनेशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के लिहाज से। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? हाइपरटोनिक। ऑलराइट, सो द सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज hypertonic solution. जी स्टूडेंट्स, हाइपर, इंक्रीज्ड और अबव, इसका मतलब क्या है कि यहां पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज हायर एज कंपेयर टू द इनर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। तो इसी चीज को हम पहले एक छोटी डेफिनेशन और फिर उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लेते हैं। High concentration, all right, or more concentrated environment. All right, कौन सा environment? External environment. All right students, इसका मतलब क्या है कि हाइपरटोनिक की बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसी को अगर डिफाइन करें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? इन दिस कंडीशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट has high concentration of solutes,
अगर सोल्यूट्स की हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो इसके लिहाज से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एज कंपेयर्ड टू internal environment of cell. Alright students, अब इस केस में हमें पता चला कि बाहर पानी कम हो गया, सोल्यूट्स ज्यादा हो गए, और सेल के अंदर सोल्यूट्स कम है और पानी ज्यादा है, तो फिर मूव कौन करेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स. ऑलराइट, अब इसी वजह से ऑस्मो रेगुलेशन, इसको हमने कहा ऑस्मोसिस की मुनासबत से, वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. अब क्या होना चाहिए इस केस में? द वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल. Water will move out of the cell. All right, इसकी वजह से क्या होगा? The cell will shrink. इस मर्तबा सेल पिचकना शुरू हो जाएगा, और इसी कंडीशन को हम फ्लैसिड कंडीशन भी कहते हैं with regard of the plant cells. All right, इसका मतलब क्या है कि अब जब सेल के अंदर पानी ज्यादा था और बाहर वाले एनवायरनमेंट में पानी कम था, तो पानी अंदर से बाहर चला जाएगा और सेल जो है पहले की निस्बत उसकी शेप चेंज हो जाएगी और वो श्रिंक होता हुआ नजर आएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह जो थर्ड कंडीशन हमने मेंशन करनी है, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि इनसाइड द सेल एंड द आउटसाइड द सेल दे आर सेम. ओके, यहां पे सोल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन एक ही जैसी नजर आएगी. इसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेम inside and outside the cell. All right students, इससे क्या मुराद है कि इंटरनल जो सॉल्यूशन है सेल का और एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है सेल का, दोनों में सोल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन एक ही जैसी है. अब इसके लिहाज से अगर हम देखें तो हम इसको अगला पॉइंट जो ऐड कर सकते हैं इसके साथ, वो क्या है? नेट गेन and loss of solute and solvent is same. All right, और फिर आखिरी बात, no change in shape of the cell. All right students, अब ये तीनों कंडीशंस हमने यहां पे मेंशन कर दी हैं. इससे क्या मुराद है? अब इसको जरा समझिएगा कि ये जो तीनों तरह की कंडीशंस हैं, ये सेल्स को नॉर्मल रूटीन में फेस करनी पड़ती हैं. अब इसकी वजह से सेल या तो बहुत ज्यादा फूल रहे हैं, या फिर सेल श्रिंक हो रहे हैं, या फिर सेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. इसका मतलब क्या है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को हर वक्त होम्योस्टैटिक सिस्टम के थ्रू नैरो फ्लक्चुएशंस में रखने की कोशिश करता है सेल, ताकि ज्यादा से ज्यादा देर के लिए सर्वाइवल पॉसिबल हो सके. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक जो हमने ऐड करना है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स. इसकी डिटेल्स देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट osmoregulation in plants. जी स्टूडेंट्स, प्लांट्स और ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब यह है कि इन्होंने भी कोई ना कोई तो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म डेवलप किया होगा ताकि अपने अंदर वाटर और सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को रेगुलेट किया जा सके. उसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि पौधे किस तरह के हैबिटेट्स में जिंदा रहते हैं. उसके लिए तीन ग्रुप्स हम बना लेते हैं. सबसे पहले नंबर पे प्लांट्स को बहुत ज्यादा पानी जब अवेलेबल होता है तो हम कहते हैं दैट इज एक्वेटिक एनवायरनमेंट. फिर अगर मॉडरेट एनवायरनमेंट में है, यानी कि पानी अवेलेबल है भी और कभी हो सकता है बिल्कुल भी अवेलेबल ना हो, और फिर यह भी है कि स्वीयरली
ड्राई कंडीशंस आ जाएं। ऑलराइट, इसका मतलब ये है कि अगर हम जमीन की तरफ एक नजर दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि पौधे उस जगह पे भी मौजूद हैं जहां पे नदी नालियां वगैरह हैं। ओके, इसी तरह पौधे उस जगह पे भी मौजूद हैं जहां पे हम ज्यादातर रहना पसंद करते हैं कि मॉडरेट एनवायरनमेंट हो, ना बहुत ज्यादा खुश्की हो और ना ही बहुत ज्यादा पानी हो। फिर इसी तरह पौधे हमें सहराओं में भी नजर आते हैं, पहाड़ों के ऊपर भी नजर आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हर तरह की वाटर अवेलेबिलिटी वाली कंडीशन में प्लांट्स कैन सर्वाइव। ऑलराइट, फिर वो क्लासिफिकेशन की एक अलग बात है कि जिम्नोस्पर्म्स हैं या एंजियोस्पर्म्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, बट they can exist in a vast diversity of habitats. Alright, तो इस लिहाज से स्टूडेंट्स याद रखेंगे हम कि वो पौधे जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उनको हम कहेंगे हाइड्रोफाइट्स। ऑलराइट, फाइट्स प्लांट्स और हाइड्रो पानी वाले। मॉडरेट एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले मीजोफाइट्स। ऑलराइट, इससे मिलती जुलती कुछ टर्म्स आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, मीजोग्लिया वगैरह की तरह की। इससे क्या मुराद होता है? दरमियाने। ओके, फिर उसके बाद जो बहुत ज्यादा खुश्क एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहे हैं इनको हम कहते हैं जीरोफाइट्स। क्योंकि बिल्कुल ही पानी की कमी हो जाए, वाटर स्कार्सिटी या ड्राउट वाली कंडीशन हो, तो उसको हम जीरिक कंडीशन कहते हैं। तो इसी बुनियाद पे हमने पौधों को भी जीरोफाइट्स कहना शुरू कर दिया। ऑलराइट, इन प्लांट्स ने अपने आप को किस तरह से अडॉप्ट किया है कि वो इस तरह के एनवायरनमेंट में सक्सेसफुली सरवाइव कर रहे हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट्स इनकी एडेप्टेशंस वन बाय वन आप याद रखिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पे हाइड्रोफाइट्स को। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ज्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी में भी अपने सर्वाइवल को पॉसिबल बनाए हुए हैं। ऑलराइट, इसमें याद रखने वाली बात स्टूडेंट्स ये है कि ये टॉपिक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि अगर सिर्फ हाइड्रोफाइट्स, सिर्फ मीजोफाइट्स या सिर्फ जीरोफाइट्स की एडेप्टेशंस पूछ ली जाएं तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये एक सुटेबल टॉपिक बन सकता है, और अगर सारा कुछ मिला के आ जाए तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है 4 मार्क्स का। इसमें से अब जो एडेप्टेशंस आपने याद रखनी है उनको मैं यहां पे एनलिस्ट कर रहा हूं शॉर्ट फॉर्म के अंदर कि हाइड्रोफाइट्स ने सबसे पहले तो अपने आप को एडेप्ट किया इन वाटर फ्लडिंग। ऑलराइट, इससे क्या मुराद है कि इन पौधों ने चूंकि रहना ही पानी के अंदर है और पानी की जरूरत से ज्यादा अवेलेबिलिटी है, तो इस तरह की कंडीशन को हम कहेंगे फ्लडेड कंडीशन। ओके, तो फिर अगर यहां पे सरवाइव कर रहे हैं तो बाकी पौधों की तरह इनको पानी कंजर्व नहीं करना, पानी बचाना नहीं है, बल्कि पानी से छुटकारा हासिल करना है। तो जरूरत से ज्यादा जो पानी आ रहा है उसे किस किस तरीके से छुटकारा हासिल किया जाता है, उसके लिए स्टूडेंट्स पहली एडेप्टेशन जो आप याद रखेंगे दैट इज लीफ लैमिना is broad to increase surface area for loss of excessive water. Alright, इससे क्या मुराद है? पत्ते जो हैं वो काफी बड़े बड़े बना दिए हुए अल्लाह ताला ने ताकि ये ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया को एक्सपोज करें और ज्यादा से ज्यादा पानी को ट्रांसपायर कर सकें। ऑलराइट, फिर इसी तरह अगर आपको याद हो तो वाटर की ट्रांसपायरेशन के लिए या गैसियस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स के पास स्पेशलाइज्ड अपर्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। ओके, जो गार्डेड ओपनिंग्स हैं। उसके अंदर भी एक और एडेप्टेशन हमें यहां पे नजर आ रही है, और ये क्या है? स्टोमेटा present on upper epidermis to increase rate of transpiration. All right students, अब ये पौधे क्या कर रहे हैं कि स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस पे भी अल्लाह ताला ने इनको दे दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टोमेटा ओपन होंगे और वो पानी जो रूट से ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं या एक्वेटिक एनवायरनमेंट में चूंकि वैसे ही बहुत ज्यादा मौजूद है, तो उस पानी को सिस्टम के अंदर से फौरी तौर पे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ऑलराइट,
फिर उसके बाद एक और एडिशनल चीज स्टूडेंट्स मैं यहां पे बताता चलूं कि दीज प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक ग्रुप्स। ओके, ऐसे पौधे भी हैं जिनको हम कहते हैं इमर्जेंट प्लांट्स, फिर कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो सबमर्ज्ड होते हैं। ओके, और फिर इसी तरह कुछ ऐसे पौधे हैं जो सिर्फ सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। अगर एग्जांपल्स की हम बात करें तो आप एमसीक्यूज के लिए एग्जांपल्स जो याद रखेंगे वो हैं, एक तो आपका जाना पहचाना वाटर लिली, ऑलराइट, और दूसरा एक और पौधा है जिसे हम कहते हैं पेस्टिया, या इसका कॉमन नेम वाटर कैबेज। ऑलराइट, गोभी की तरह के पत्तों की तरह इसके लीव्स हमें नजर आते हैं, लेकिन है क्या, हाइड्रोफाइट, तो इसका मतलब पानी में पाया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये एडेप्टेशंस आप याद रखेंगे हाइड्रोफाइट्स के लिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है दे आर मीजोफाइट्स, और मीजोफाइट्स को हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड 1 से। ऑलराइट, नेक्स्ट ग्रुप इज मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स ऐसे पौधे जो मॉडरेट अवेलेबिलिटी में गुजारा कर रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि इस तरह के पौधे जिनको वाटर मिल भी जाता है और बाज़ औक़ात ऐसा भी है कि कुछ दिनों तक वाटर अवेलेबल ना हो। इनके अंदर कौन कौन सी एडेप्टेशंस हैं इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इनकी जो प्राइमरी प्रॉपर्टी है मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टोमेटा रिमेन ओपन ऑन लोअर एपिडर्मिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहां पे आपने ये बात याद रखनी है कि हाइड्रोफाइट्स में अपर एपिडर्मिस के ऊपर भी स्टोमेटा मौजूद थे ताकि पानी को ज्यादा से ज्यादा खारिज किया जा सके, क्योंकि वहां पे पानी जरूरत से ज्यादा था। लेकिन यहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी चूंकि पहले की निस्बत कम है तो स्टोमेटा को ओपन रखा जाता है, बट यहां पे एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। किस तरह के एनवायरनमेंट में? इन इंक्रीज्ड availability of water to promote water loss। अगर पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ चुकी हुई है तो उस सूरत में स्टोमेटा को ज्यादा देर ओपन रखा जाएगा ताकि जो सेल्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर या पूरी बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा पानी आ चुका हुआ है उसको वेपोरेट या ट्रांसपायर कर दिया जाए। और ऑन द अदर साइड इसी चीज को इनवर्स भी किया जा सकता है। स्टोमेटा आर क्लोज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और एग्जांपल्स में हम कौन से पौधे शामिल करें? वो पौधे जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। आप कोई भी फलदार पौधा लिख देंगे, कोई फूलदार पौधा लिख देंगे तो वो इसके अंदर परफेक्टली फिट हो सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, रोज और मैंगो वगैरह मैंने यहां पे लिख दिए हैं। अब ये वो पौधे हैं जो पानी को बचा रहे हैं जब पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन जब पानी जरूरत से ज्यादा आ जाए इनके पास तो फिर ये उनको ज्यादा देर, उस पानी को ज्यादा देर स्टोर नहीं करते बल्कि ट्रांसपायर कर देते हैं ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस रखा जा सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दीज आर मीजोफाइट्स, द सेकंड टाइप ऑफ द ग्रुप। फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप हमारे पास आ रहा है, दे आर जीरोफाइट्स। ऑलराइट, जीरोफाइट्स ऐसे पौधे जो इंतहाई ड्राई कंडीशंस में गुजारा करने के काबिल हैं। इनके अंदर कौन कौन सी एडेप्टेशंस अल्लाह ताला ने दी हुई हैं इनको भी एनलिस्ट कर लेते हैं। ओके, जीरोफाइट्स, जीरिक कंडीशंस में गुजारा करने वाले पौधे। सबसे पहली चीज तो वाटर अवेलेबिलिटी इज वेरी लो। ऑलराइट, चांसेस ही बहुत कम हैं कि पानी अवेलेबल हो सके यहां पे। ओके, इसके लिए हम इंतहाई डेजर्टिफाइड कंडीशंस का रेफरेंस यूज करते हैं कि जहां पे बड़ी ही मुश्किल से काफी अरसे के बाद जाके कहीं बारिश होती है
और उसी बारिश की बुनियाद पे ये पौधे कई कई महीने जिंदा रहने के काबिल हो जाते हैं। ऑलराइट, इसमें स्टूडेंट्स कौन कौन से फीचर्स या कौन कौन सी एडेप्टेशंस हमें नजर आती हैं, इनको वन बाय वन हम लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे चूंकि लीव्स का ही कंपैरिजन चल रहा है तो हम यहां पे लिखेंगे लीव्स आर प्रोटेक्टेड बाय thick waxy leathery cuticle। ऑलराइट, अब इनके अंदर जो पत्ते हैं या तो उनका साइज बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर दिया जाता है, छोटे हो जाते हैं, और फिर उसके साथ एक एडिशनल चीज यहां पे हमें नजर आ रही है और वो क्या है, टफ किस्म की वैक्सी क्यूटिकल दे दी गई है जो कि इंतहाई हाइड्रोफोबिक है। इसका मतलब क्या है कि अंदर से पानी को बाहर जाने से कंप्लीटली बैरियर लगा दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया ताकि पानी अंदर से खारिज हो ही ना सके किसी भी सूरत में। ऑलराइट, फिर इसी के साथ स्टूडेंट्स समटाइम्स हमें यह भी नजर आता है कैक्टाई, ओके, कैक्टस की जमा, शेड देयर लीव्स इन एक्सट्रीमली ड्राई सीजन। ऑलराइट, जब बहुत ज्यादा गर्मी वाला मौसम हो, यानी कि पता हो कि वाटर की अवेलेबिलिटी है ही ना होने के बराबर, तो उस सूरत में क्या किया जाता है, कैक्टस वगैरह की तरह के पौधे ये अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जब लीव्स रहेंगे ही नहीं तो ट्रांसपिरेशन रेट ऑलमोस्ट 0 पे चला जाएगा, तो इसकी वजह से अंदर से पानी का इखराज ना होने के बराबर हो जाएगा। फिर इसी के साथ एक और एडेप्टेशन ऐड करते हैं और वो क्या, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। ऑलराइट, बाज़ औक़ात पत्तों को मुकम्मल तौर पे मॉडिफाई होते हुए देखा गया है कि इनकी बजाय कांटे बनना शुरू हो जाएं, सरफेस एरिया भी रिड्यूस हो जाए और साथ ही साथ स्टोमेटा वगैरह होंगे ही नहीं तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं रहेगी। लेकिन जब पत्ते नहीं हैं तो फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, स्टेम इटसेल्फ। स्टेम इज फोटोसिंथेटिक, ग्रीन स्टेम होता है, कैक्टस वगैरह को आपने देखा होगा। ऑलराइट, और फिर उसके साथ एक और टर्म स्टूडेंट्स यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके लिए, सक्यूलेंट स्टेम। ऑलराइट, सक्यूलेंट स्टेम से क्या मुराद है कि जब कभी भी बारिश हो, कोई भी मौसमी बरसात वगैरह किस्म की बारिश हो जाए तो उस सूरत में क्या किया जाता है कि ये स्टेम अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं। तो वो स्टेम्स जो पानी को स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं उनको हम कहते हैं सक्यूलेंट स्टेम्स। और एलोवेरा वगैरह या कैक्टस वगैरह इसकी बेहतरीन मिसालें हैं कि अगर आप उनके ऊपर से थोड़ी सी पील वगैरह उसका छिलका उतार के देखें अंदर से तो आपको जेल नजर आता है। ऑलराइट, वो जेल बुनियादी तौर पे क्या है कि एक्सट्रीमली ड्राई या वाटर ड्राउट कंडीशंस में पौधे ने अपने लिए जो पानी स्टोर किया हुआ था वो उसमें आपको जेल की फॉर्म में नजर आ रहा है। ऑलराइट, तो ज़ीरोफाइट्स के अंदर ये सब एडेप्टेशंस हैं। फिर इसके साथ ही साथ जब पौधों के अंदर स्टोमेटा मौजूद होंगे ऑन द लीव्स, उस सूरत में एक और एडेप्टेबिलिटी इनके पास है और वो स्टूडेंट्स जरा डिफरेंट है। इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे sunken stomata। ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द sunken stomata? Stomata present in depressions। ऑलराइट, स्टोमेटा मौजूद हैं अगर तो वो सरफेस के ऊपर नहीं होंगे, जैसे हमने पिछले ग्रुप्स में पढ़ा कि या तो स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस पे हैं या लोअर एपिडर्मिस के ऊपर हैं। यहां पे स्टोमेटा एपिडर्मिस की बजाय थोड़े से और डीप चले गए हैं ताकि सतह के ऊपर नहीं होंगे तो वाटर लॉस के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा, तो पानी का इखराज भी रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाएगा, पानी जाया होने से बचा लिया जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसकी मिसालों में आप याद रख सकते हैं एलोवेरा और कैक्टस को। सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑस्मो रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें हमने पौधों को डिवाइड किया हुआ है। फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।